आप देख रहे हैं खोई टीवी। अगर तारीख़ आलम पर निगाह दुलाएं तो कहीं ऐसे शहर हैं जो एक कदीम तारीख़ी, मजहबी, सकाफ़ती और सियासी मुकाम रखते हैं। इटली का शहर रोम, मिस्र का शहर सिकंदरिया और इराक़ में बाबुल और नैनवा भी ऐसी ही अहमियत रखते के हामिल हैं। और इसी तरह पंजाब का शहर हाफिज़ाबाद भी अपना सियासी, तहज़ीबी और तमदनी मकाम रखता है। हाफिज़ाबाद जो कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से राजों, महाराजों और बादशाहों ने इस पर हुकूमत की है। हाफिज़ाबाद की तारीख़ पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ाबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत, तारीख़ हाफिज़ाबाद की लिखारी और मुहक्किक, सफ़रनामा निगार अज़ीज़ अली शेख साहब। आए अज़ीज़ अली शेख साहब से पूछते हैं कि हाफिज़ाबाद की तारीख़ कहाँ से शुरू हुई और इसमें किन कौमों ने डोमिनेट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दें। जैसा कि आप नाम से जानते ही हैं, अज़ीज़ अली शेख मेरा नाम है। मेरा बेसिक तल्लुक़ हाफिज़ाबाद से ही है। लिखना ये एक मेरा शौक़ है। बचपन से ही मैं तारीख़ के मामलात में दिलचस्पी रखता था और बेसिक मेरी तालीम हाफिज़ाबाद से ही है। मैं कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज हाफिज़ाबाद से पढ़ा हुआ हूँ और मेरा ख़ानदान हाफिज़ाबाद का कदीम ख़ानदान है। सबसे पहले सर हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, हाफिज़ाबाद ये एक बहुत ही कदीमी शहर है, इसका इत्का कब और कैसे हुआ? देखिए जी, ये तो सब एक अंदाज़ा ही है, क्योंकि जब से तमद्दन वजूद में आया है उस वक़्त से बस्तियों के निशान मिलते हैं या माखज़ हैं। हाफिज़ाबाद का जो ख़ित्ता है उसका तारीख़ के औराक़ में कई जगह ज़िक्र मिलता है। जैसे 327 में कबल मसीह में सिकंदर आज़म इधर हमलावर हुआ, उस टाइम भी हाफिज़ाबाद का, चाहे वो बस्तियों की शक्ल में था, हाफिज़ाबाद का वजूद था। मुख्तलिफ़ अदवार में पहले हिंदू दौर, फिर बुद्ध दौर, फिर दोबारा हिंदू दौर, इसका बार बार जिक्र आया है। मशहूर चीनी सैयाह ह्योनसांग जब इधर से गुज़रा, उसने भी इस हाफिज़ाबाद का तज़किरा किया है। उसने जयपुर के नाम से हाफिज़ाबाद का तज़किरा किया है और किसी वक़्त ये हाफिज़ाबाद का इलाका, जिसमें ये मैदियाबाद वरी के तारड़ के साथ है, दरिया चिनाब के बिल्कुल साथ है, बुद्ध मत का बहुत बड़ा मरकज़ था। हाफिज़ाबाद के पास ही खानगा डोगरा, असरूर का इलाका और फिर इधर पपड़ाका का इलाका, फिर बूचा चट्ठा, उधर के सब आसार बताते हैं कि ये इलाका किसी वक़्त तरक्की के लिहाज से बहुत अरूज पर था। उस वक़्त मरकज़ियत ऐसी होती थी कि कुछ बस्तियां आबाद होती थी, बकाया जंगल बेआबान होता था। जैसे कि हाफिज़ाबाद की निशानदेही मुख्तलिफ़ जगह पर की गई है, जो मेरी अपनी तहकीक है हाफिज़ाबाद के मतलब। ये नडियाला का इलाका, कड़ियाला का इलाका, मदरियाला जो हाफिज़ाबाद के साइड एरिया है, कौलो तारड़ और दुरट्टा अज़मत, इधर के आसार ये बताते हैं कि इधर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बस्तियाँ थी और ये इलाका छोटे छोटे सरदारों के मतहत था। फिर वो सब जाकर एक सरदार के अंडर हो जाते थे और कई मरतबा ये बस्तियाँ उजड़ती थी, दोबारा तमीर होती थी, बाद दफ़ा हादसाती तौर पर मौसम के हालात की वजह से तबाह हो जाती थी, या फिर बैरूनी हमलावर बार बार आते थे जिसकी वजह से ये बस्तियाँ बर्बाद होती थी, फिर तमीर होती थी। मुख्तलिफ़ जगह पर ये पेड़ जो हम बोलते हैं निशानदेही होती है, मुख्तलिफ़ कब्रस्तान हैं बड़े बड़े जो इनके आसार बताते हैं, जो कि इधर जलालपुर कोना और कौलो तारड़ और दुरट्टे में
काफ़ी आसार ऐसे मौजूद हैं कि जिन इस बात की निशानदेही होती है कि जो मौजूदा हाफिज़ाबाद का इलाका है वो एक मरकज़ियत में था, और जो हाफिज़ाबाद जिस जगह पे अब आबाद है ये एक मरकज़ी इलाका था, एक पूरी रियासत। जी सर जी। अच्छा सर, तारीख में हाफिज़ाबाद के मुख्तलिफ नाम मिलते हैं, इसका नाम हाफिज़ाबाद कैसे पड़ा? ये एक सीना गज़ड़ी बात चली आ रही है, फिर बाद में लिखने में भी ये बात आई है कि किसी दौर में अकबर बादशाह इधर आया, ये सारा इलाका जंगल बेयाबान होता था, वो शिकार की गर्ज से इधर आया। मशहूर है कि यहाँ पे सरमस्त एक मजलूम थे, बादशाह प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, उसने एक जगह से धुआं उठता देखा, बादशाह उधर आ गया, बादशाह ने आकर पानी मांगा तो वो मजलूम कहने लगे, मजलूम ने एक हिरनी को बुलाया, जो एक रवायत आती है सीना बसीना, हिरनी को बुलाया, उसका दूध दोया और वो बादशाह को पेश किया। बादशाह कहता है, उन मजलूम से कहता है कि हज़रत साहब आप मुझे बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है। उन मजलूम साहब ने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस जगह पे एक बस्ती आबाद कर दी जाए। बादशाह ने कहा ठीक है। फिर इस इलाका का जो बादशाह ने इस इलाका का जो उस वक़्त गवर्नर कह लें या कारदार कह लें या नाज़म कह लें, उसको हुक्म दिया कि इस जगह पे एक बाज़ाब्ता बस्ती कायम की जाए। उसने बादशाह के हुक्म की तामील की। फिर यहाँ पे एक बाज़ाब्ता बस्ती आबाद की गई। पहले उसका नाम बादशाह के नाम पर अकबर आबाद रखा गया, मगर कुछ ही अरसा बाद हाफिज़ मेराक जो कि इस इलाका का गवर्नर या नाज़म था, उसके नाम पर हाफिज़ाबाद रखा गया, और यूँ इस वक्त तक जो हाफिज़ाबाद का नाम है वो हाफिज़ मेराक जो उस वक्त इलाका का नाज़म था उसके नाम पर। जी सर। अच्छा सर, हाफिज़ाबाद ने किन मशहूर शख्सियात को पैदा किया है, जिनमें सूफिया कराम या वैसे? देखिए जी, हाफिज़ाबाद जो ख़ित्ता है इसने अदबी तिबी लिहाज से बड़ी बड़ी शख्सियात को जन्म दिया है। ख़ित्ता पिंडी पठिया, ये भी तो हाफिज़ाबाद में आता है जी। उसका मशहूर ज़माना अब्दुल्ला खां भट्टी उर्फ दुल्ला भट्टी, वो भी इस खित्ते की पैदावार है जिस पे हमको बहुत फ़ख्र है। उसके बाद फिर हाफिज़ाबाद में चले आए। मौजूदा दौर में या गुज़रे वक़्त में सहाफ़त की दुनिया में सरदार दीवान सिंह मफ्तून, उन जैसा नाम बर्रे सगीर में आज तक नहीं हुआ, वो भी हाफिज़ाबाद की पैदावार है। सरदार दीवान सिंह मफ्तून वो हस्ती हैं जो एक बेबाक और किसी के सामने ना झुकने वाले फ़र्द थे। उन्होंने उस वक़्त के वालियाने रियासत जिनमें नाब, पटियाला, भोपाल जैसे अय्याश उस वक़्त के राजे महाराजे थे, उनकी अय्याशियाँ बेनकाब की, उनकी बद इंतज़ामियाँ बेनकाब की, और अपने कलम के ज़रिए उन सब को बेनकाब किया। उसके बाद हाफिज़ाबाद में डॉक्टर मथुरा दास पावा जैसे मशहूर ज़माना तबीब पैदा हुए। डॉक्टर मथुरा दास हाफिज़ाबाद के वो फ़र्जंद हैं जिन्होंने अपने
फ़न तिब के ज़रिए अपने इलाका और पूरे हिंदुस्तान के गरीब आवाम की खिदमत की। डॉक्टर साहब के मतलब मशहूर था कि वो जिस किसी नबीना शख्स की आँख पर भी हाथ रख देते थे तो उसको बिनाई मिल जाती थी। वो इतने बेलौस थे कि वो अपने इलाका हाफिज़ाबाद के गरीब गुरबा पर हमेशा हाथ रखते। इतने बड़े आदमी होकर भी साल में एक मरतबा हाफिज़ाबाद आते और उनके इंतज़ार में यहाँ के हज़ारों लोग मुंतज़िर होते। वो सब की आंखों का ऑपरेशन भी करते और जितने मरीज़ होते वो अपने पल्ले से उनको खुराक भी देते और मुआवजा भी देते। अच्छा सर, हाफिज़ाबाद में बहुत सी कौमें आके आबाद हुई, मजहबी सकाफती लिहाज से हाफिज़ाबाद का एक अपना मकाम है। यहाँ पे क्या कोई तारीखी मकामात भी हैं या थे? हाफिज़ाबाद बहुत से तारीखी मकामात का मालिक है। इधर सबसे बड़ी हमारे पास सिखों का एक बहुत मजहबी मकाम है जो कि हाफिज़ाबाद के अंदर है, जिसको गुरुद्वारा छठी बादशाही कहा जाता है। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के दौर में सिखों के छठे गुरु गोबिंद सिंह जी कश्मीर से आते हुए इधर तशरीफ़ लाए। पहले वो रसूल नगर आए, जिसको रामनगर भी कहा जाता था। फिर वहाँ से वो हाफिज़ाबाद तशरीफ़ लाए। हाफिज़ाबाद के पास उन्होंने जिस जगह पे क़याम किया वो जगह बाद में निशानदेही पर एक उस वक़्त तरखान था, करमचंद उसका नाम था। उसने जहाँ पे आकर गुरु साहब ने क़याम किया था उसने वहाँ पर एक थड़ा बनाया और वो सिखों का इतना मुक़द्दस मकाम था कि अगर आज भी उसकी तरवीज की जाए, उसकी आराइश की जाए तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान को लाखों डॉलर की, करोड़ों डॉलर की आमदनी हो सकती है और पूरी दुनिया से सिख जोक दर जोक उधर आएंगे। मतलब उसकी तरफ ध्यान देने के लिए और उधर किसी का ध्यान नहीं है। वो इतना एक मुतबरक मकाम है कि जो अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको उसकी तरफ निगाह कर ले तो पूरी दुनिया के सिख जो है ना, जो हमारे सिख भाई हैं वो इधर आएंगे और हाफिज़ाबाद की अहमियत और बढ़ेगी। सर, हाफिज़ाबाद की अहमियत भी बढ़ेगी और साथ हमारे सिख भाइयों का भी तो एक वो मजहबी मकाम। अगर मेरे बस में हो जाती तौर पर मैं आज ही उसको अपने पल्ले से सारा कुछ करके जो है ना उसको सिख भाइयों के लिए खोल दूँ। तो मेरी ये दरख्वास्त भी है कि इसको जो है ना गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में पाकिस्तान में दिया जाए और इसकी तरफ ध्यान किया जाए। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, हाफिज़ाबाद में बहुत सारी कौमें आके आबाद हुई। पहले हिंदू मत या सिख मत कुछ भी था, इसमें इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम ने डोमिनेट कब और कैसे किया? देखिए जी, पहले जो जितनी भी इधर की मकामी अक़वाम थी वो सब हिंदू मत से तल्लुक़ रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मोहम्मद बिन कासिम, जो एक तारीख़ी रवायत आती है, मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद मुसलमान इधर आए तो बहुत से सूफिया कराम उन्होंने भी आकर इधर आकर अपनी कोशिशों से जो उस वक़्त की कौमें थी उनको इस्लाम पर आने की दावत दी। तो उस वक़्त बहुत सी अक़वाम, जिनमें ख़ासकर हमारी जाट अक़वाम या पेशा वराना अक़वाम, उन्होंने जोक दर जोक उनकी तरगीब से इस्लाम कबूल किया। इन सूफिया कराम में ख़ास तौर पर हमारे उच के सदात और बाबा फरीद शकरगंज और बहाउद्दीन ज़करिया जो है ना वो गदिया शामिल है, जिनकी वजह से इस्लाम की जो है ना इधर बहुत तरवीज हुई। और वरना पहले इधर जो था ना वो सारा टोटल हिंदू मत था। हिंदू मत के बाद फिर बुद्ध मत था, फिर 15वीं सदी में आकर जाकर इधर सिख मत भी आया,
जब बाबा गुरु नानक देव का ज़हूर हुआ तो फिर सिख धर्म के मानने वाले भी इधर वजूद में आ। अच्छा सर, हाफिज़ाबाद दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 1947 की जंग आज़ादी में हाफिज़ाबाद का और इसके लोगों का क्या किरदार था? देखिए जी, पहले तो इससे पहले आप आ जाए 1857 की जंग आज़ादी भी हुई थी। 1857 की जंग आज़ादी जब दिल्ली बादशाहत या इधर के लोगों को भी पता चला कि दिल्ली बादशाह ख़तरे में है, तो पूरे हिंदुस्तान की तरह पंजाब के इस शहर में भी इज़्तिराब फैला। वो इज़्तिराब अंग्रेज़ों ने भांप लिया कि इस इलाका में भी गड़बड़ का ख़तरा है, क्योंकि एबा खरल गोगेरा वाला उसने मज़ामत की थी, और इधर भी हमारी जो खरल बरादरी थी ना, उनके जो गांव में थे, वो अंग्रेज़ों को ये डर था कि कहीं इधर से भी मज़ामत की लहर ना उठे। तो उस वक़्त अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज को इधर हाफिज़ाबाद में डिप्लॉय किया था, और इधर लोगों पर आकर जो है ना दहशत फैलाई कि कहीं ये लोग जो है ना बाहर ना निकलें। फिर 1919 के जो अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लगाया था, वो जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में, उसके रिएक्शन में हाफिज़ाबाद में बहुत बड़ी तहरीक चली थी, और उस वक़्त हाफिज़ाबाद के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी। हाफिज़ाबाद के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस वक़्त मज़ामत की थी, जुलूस निकाले थे, और जलियांवाला बाग के शहीदों की हमायत में यहाँ के लोग उठ खड़े हुए थे। और अंग्रेज़ों ने इधर अपनी पूरी फ़ौज भेजी थी, पलटून भेजी थी, और लोगों को दहशत ज़दा किया था। यहाँ के बहुत से लोगों को सज़ाए मौत हुई थी और उम्र कैद हुई थी, और अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों पर इतना जबर किया कि उसमें जो हमारी ख़वातीन भी थे उस वक़्त, वो भी अंग्रेज़ के जुल्म से महफूज ना रह सकी थी। वो एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। वो एक किताब है पंजाब में पहला मार्शल लॉ, उसमें पूरी हाफिज़ाबाद के जो उस वक़्त की तारीख़ बयान की गई है। उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिन लोगों ने कोड़े भी खाए, कैदोबंद की सूरतें भी बर्दाश्त की, और माली नुकसान भी बर्दाश्त किया। और फिर आपका अगला सवाल है 1947 की जो पाकिस्तान बनने की तहरीक। उस वक़्त इधर दो ही जमातें थी, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग। लेकिन मेरा चूँकि महवर मुस्लिम लीग है, उस वक़्त के मुस्लिम लीग के लीडरान में इधर मलक अली बहादुर अवान, हकीम ग़ुलाम हुसैन, मीर मोहम्मद हुसैन, और ख़ासकर राय मोहम्मद तारड़, इन लोगों ने दिन रात एक किया। इधर चूँकि गलबा हिंदुओं का था, उसके बावजूद मलक अली बहादुर की क़यादत में इधर के मुसलमानों ने जोग दर जोग तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, और बाद में अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दे दिया आज़ाद वतन की सूरत में। और बाद में हमारे जो महाजर भाई उधर से आए थे, उनकी आबादकारी में भी हमारे जो इधर के थे शेख ग़ुलाम मोइनुद्दीन, मलक फ़रोज़ ख़ान, मलक अली बहादुर अवान, हकीम शेख ग़ुलाम हुसैन, इन लोगों ने उनको हिंदुओं के जो छोड़े हुए अच्छे अच्छे मकानात और जितना भी हो सकता था उनकी आबादकारी में हिस्सा लिया, और उनको महाजिन को किसी किस्म की भी तकलीफ़ महसूस ना होने थी। ऐसा जिस तरह आपने बताया कि आज़ादी से पहले की जंगों में हमारे बहुत से बहादुरों ने, जिनमें राय अहमद खान का जिक्र आपने किया, और उनके बाद भी बहुत से बहादुरों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हाफिज़ाबाद वालों ने अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? हाफिज़ाबाद ने बहुत से सपूत पैदा किए हैं। तकसीम के बाद हमारे डॉक्टर AR कुमाल एक हाफिज़ाबाद के बहुत बड़े फर्जंद थे, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा तक जाकर इकानमिस्ट थे। उन्होंने इकानमी में
पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। अगर आप अस्करी अफवाज में जाएं, रेयर एडमिरल SM अनवर, शेख मोहम्मद अनवर, ब्रिगेडियर इफ्तिखार बशीर, ब्रिगेडियर उस्मान तारड़, कर्नल अली अहमद, ब्रिगेडियर महमूद वगैरह, मेजर कर्नल आबद हुसैन, कर्नल सालम बेग वगैरह जो थे ना, इन्होंने अपने इलाके का नाम रोशन किया है। सिविल सर्विस में अखलाक अहमद तारड़ अपनी एक इंतहा तक गए हैं। इसके अलावा जलालपुर पटिया से तल्लक रखने वाले शेख मोहम्मद सदीक, वो भी चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचे हैं और उन्होंने अपने इलाका का नाम मशहूर किया है। इसके अलावा मेडिकल की दुनिया में जो हमारे कई डॉक्टर हजरात हैं, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद आज़म जो इस वक्त अमेरिका में है और दिल के माहिर तरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर कर्नल आबद हुसैन हैं, वो कार्डिक सर्जन हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुजफ़्फ़र अली शेख साहब हैं, जो अपने फील्ड में अफसाबाद का नाम मशहूर कर रहे हैं। भाई सर, हाफिजाबाद की तारीख में किन कौमों ने डोमिनेट किया है और कौन सा कल्चर जो है वो हावी रहा है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक़्त हाफिजाबाद की तारीख लिखी गई, तकसीम से पहले की अक़वाम में यहाँ पे 2 अक़वाम मशहूर थी जिनका तल्लक खतरी कबीला से था, जिनमें कपूर और चोपड़ा ज़ाते मशहूर है। कपूरों में जर्नैल हरसुख राय महाराजा रंजीत सिंह के दौर का एक बहुत बड़ा जर्नैल था। वो बहुत एक मशहूर आदमी था। वो इस इलाका का कारदार भी रहा है, वो मशहूर हुआ है। बाकी रहे चोपड़े। चोपड़े में 2 ख़ानदान मुमताज़ थे। एक कपूरथले का चोपड़ा ख़ानदान जो था ना, इनमें से उधर के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। चोपड़ा ख़ानदान में पढ़ाई का तनासब जो था ना, पूरे ज़िला हाफिजाबाद में सबसे ज़्यादा था। आज से 100-150 साल पहले भी चोपड़ा ख़ानदान के जो अफराद थे ना, वो अपनी पढ़ाई और इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से नुमायाँ थे, जिनमें डॉक्टर दौलत राम का ख़ानदान आज भी हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई और इंतज़ामी सलाहियत की वजह से नुमायाँ हैं। उस ख़ानदान के अफराद हिंदुस्तान में नुमायाँ ओहदों पर हैं। तकसीम के बाद पढ़ाई में या सिविल सर्विस में तनासब सबसे ज़्यादा इधर के बसने वाली ताड़ कौम में ज़्यादा है। इसके अलावा इनफरादी भी हाफिजाबाद के लोग दुनिया की हर जगह पर जाकर अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कल्चर कौन सा? इधर हमारा सेंट्रल पंजाब का बेसिक हमारा खालिस्तान पंजाबी कल्चर है। वो पूरे पंजाब के साथ जो है ना, हमारा ख़ास तौर पर सरगोदा, मंडी बाउद्दीन, गुजरात, शेखपुरा, लाहौर, गुजरांवाला, ये हमारा मिजाजन और तहजीबी तौर पर हम एक ही चीज़ हैं। फिर आगे आगे पंजाब का जहाँ थोड़ा सा दूर जाए लहजा बदलता जाता है, लेकिन हम पंजाबी बेशक एक ही सकाफत के मालिक हैं और एक ही तर्ज मुआशरत और एक ही तर्ज तबदल के मालिक होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नाजरीन, ये थे अजीज़ अली शेख साहब। हम इनके बेहद मशकूर हैं जिन्होंने बहुत ही मुदल्लल अंदाज में हाफिजाबाद की तारीख पर बात की। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ नए मुद्दे पे और नई पर्सनैलिटी पे आपकी खिदमत में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।